तो उसके बाद ही हम उसके साथ ही देखेंगे हाउ टू पास अ एरे इन ए फंक्शन। ठीक है, ठीक है तो सर जी। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। नो वी मूव टू फंक्शंस। यहाँ तक आपने देखा था मैं एक न्यू प्रोग्राम क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, तो कर रहा हूँ जी फंक्शन विद रेफरेंस। ठीक है, ये मैंने उसको नेम दे दिया। सबसे पहले मैं अपना कोड चेक कर रहा हूँ, ये जो प्रोग्राम मैं लिख रहा हूँ ये सही है कि नहीं। तो उसके लिए मुझे सिंपल एक हेलो वर्ल्ड स्टेटमेंट रन करके देखनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कोई गड़बड़ है। ओ, गड़बड़ नजर आ गई। इंट मेन लिखना होता है, मैंने मेन लिख दिया। ठीक है, तो ये मिस्टेक थी। गुड, तो अब ये होगी सॉल्व। डन। तो अब हम मूव करेंगे फंक्शन। लास्ट लैब तक आपने देखा था कि फंक्शन बनता कैसे है, फंक्शन को क्रिएट कैसे करते हैं। फिर उसके अंदर आपने दूसरी चीज देखी थी, पास बाय वैल्यू। पास बाय वैल्यू मींस फंक्शन हैव सम पैरामीटर्स। ओके, तो उन्हीं को हम पैरामीटर्स को कह रहे थे कि हम उसको कोई वैल्यू पास कर रहे हैं जिसकी बेसिस पे वो कोई भी कैलकुलेशन है वो परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहा है। हमने इतना लास्ट टाइम तक देखा था। ओके हो गया यहाँ तक। उसके बाद आज हम देखेंगे फंक्शंस पास सर बाय जी रेफरेंस। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं की, सॉरी मैंने की नहीं है। स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा जी, ये अच्छा जी, मैंने एक चीज बताई थी, मैंने लिख दिया था इधर ये, और मैं इसको रन किया तो इसने कहा जी ये कोई एरर है। ये देखें, ऐसा कहता है जी अनडिफाइंड रेफरेंस टू विन मेन इन फंक्शन मेन आईडी रिटर्न वन एग्जिट स्टेटस। तो इसने एरर दिया। मैंने कहा ये क्या है। फिर मैंने दोबारा से कोड को देखा तो यहाँ पे मिस्टेक थी मेन के अंदर। तो मैंने इसको सॉल्व किया, देन ये रनिंग फॉर्म में आ गया। ओके, तो लास्ट टाइम तक आपने देख रहे थे फंक्शन विद पास बाय वैल्यू। तो अब हमने देखना है पास बाय रेफरेंस से क्या मुराद है। ठीक है, रेफरेंस जैसे आपको पता चल होगा कि रेफरेंस होता है उसके पास कोई, जैसे हम कहीं पे जाते हैं अपना रेफरेंस यूज करते हैं, तो इसी तरह का केस है प्रोग्रामिंग के अंदर भी। आप फंक्शन को रेफरेंस दे सकते हैं, किसी दूसरे वेरिएबल का, किसी दूसरे डेटा टाइप का रेफरेंस आप उसको दे सकते हैं। कि लाइक आपको पता है जब भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं देन उसको इनिशियलाइज भी कर देते हैं। और तो डिक्लेरेशन प्रोसेस के बाद उसको प्रोसेसर में से रैम में से कोई मेमोरी अलॉट होती है। अभी आपने अरे का केस भी देखा था, तो मेमोरी में होती है। ठीक है, मेमोरी का कोई एड्रेस होता है, जैसे आपके घर का कोई एड्रेस है। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं उनके घर डिफरेंट प्लेसेस पे उनका डिफरेंट एड्रेसेस हैं। तो इसी तरह जैसे भी एक वेरिएबल बनता है मेमोरी के अंदर, उसको स्पेस अलॉट होती है, देन उसके कोई एड्रेस भी होता है बैकएंड पे। ठीक है, बैकएंड पे कोई एड्रेसिंग भी हो रही होती है कि ये वेरिएबल इस एड्रेस पे जाके एग्जिस्ट करता है, इसकी वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो उन्हीं एड्रेसेस को यूज करते हुए हम किसी और वेरिएबल को उधर रेफर कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आपने क्लास में देखी होंगी डिटेल में, मैं जस्ट ओवरव्यू उसका क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, ओवरव्यू। ये जैसे हमने एक बनाई थी एरे। ठीक है, इस एरे के अंदर अगर आप देखा जाए तो डिफरेंट इंडेक्सेस हैं। हर इंडेक्स का बैकएंड पे कोई ना कोई एड्रेस जरूर होगा। वो उससे हमारा लिंक नहीं है, अभी हमने एड्रेसेस को नहीं छेड़ना। आगे इसमें एक टॉपिक आ रहा है C++ के, उसको कहते हैं पॉइंटर्स। तो जो पॉइंटर्स के साथ जब हम मैनिपुलेशन करते हैं तो वो बेसिकली एड्रेसेस के साथ हम खेल रहे होते हैं। एड्रेसेस की बेसिस पे हम वैल्यूज इधर से उधर शिफ्ट कर रहे होते हैं, इस एड्रेस से उधर भेज देते हैं। जैसे आपके घर में पोस्ट आ जाए तो उसके ऊपर आपके घर का एड्रेस लिखा होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, डाकिया उस एड्रेस को पढ़ता है, पोस्टमैन जो होता है उस एड्रेस को पढ़ के उस एड्रेस पे जाके वो लेटर डिलीवर कर देता है। इसी तरह मेमोरी के अंदर भी कुछ एड्रेसेस होते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक वेरिएबल को वो एड्रेस बता दिया जाए तो वो उस एड्रेस पे जाके वो वैल्यू स्टोर भी कर सकता है, डिलीट भी करवा सकता है, न्यू वैल्यू अपडेट भी करवा सकता है। तो इसी तरह ये बेसिकली सीपीयू के अंदर एड्रेसिंग होती है, रैम के अंदर फिजिकल या लॉजिकल एड्रेसिंग भी कहते हैं उसे। तो बस ये आपने जस्ट एज ए कॉन्सेप्ट इसको माइंड में रखना है।
तो अब हम देखेंगे पास बाय रेफरेंस। तो इसका मतलब है हमने फंक्शन वैसे ही बनाना है, उसी तरह उसमें वैल्यूज पास करनी है जैसे पास बाय वैल्यू में करते थे, लेकिन अब हम थोड़ा सा रेफरेंस भी देंगे उसे कि इस रेफरेंस पे जाके ये काम करना। वो हम कैसे करेंगे वो हम अभी देखते हैं। मैं एक सिंपल फंक्शन बनाता हूँ, इंट, अब फंक्शन का नाम रख देता हूँ फंक, ठीक है। फंक्शन का, या मैं इसका नाम क्या रखूँ, क्या कहते हैं, क्या नाम होना चाहिए, रेफर, ठीक है। रेफर इसका नाम रख दिया। इसके पैरामीटर्स के अंदर एक वैल्यू भी मैंने पास कर दी, मतलब एज ए पैरामीटर एक पैरामीटर भी डिफाइन कर दिया, और देन उसके बाद मैंने उसकी बॉडी डिफाइन कर दी। आपको ये तो बिल्कुल पता है कि फंक्शन की चार चीजें होती हैं, उसकी रिटर्न टाइप, वो इंटीजर फ्लोट कुछ भी हो सकती है या वाइड हो सकती है। तो मैं फिलहाल इसकी रिटर्न टाइप वाइड रख रहा हूँ आपको चीज समझाने के लिए, ठीक है। वाइड या कोई भी डेटा टाइप हो सकती है, फिर उसका नेम होगा फंक्शन का, देन उसके पैरामीटर्स हैं, ये एम्प्टी भी हो सकते हैं और इसके अंदर कुछ डिफरेंट पैरामीटर्स भी आप एज एन आर्गूमेंट पास कर सकते हैं। एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम कैसी है किस नेचर की है। ओके हो गया, होप सो रिकॉर्डिंग भी हो रही होगी और स्क्रीन भी शेयर हो रही होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ए के अंदर एक कोई वैल्यू असाइन कर देता हूँ इक्वल टू 10, ठीक है, क्योंकि ए को हम एक्सेस कर सकते हैं इस फंक्शन के अंदर। इस ए का स्कोप इस फंक्शन तक है। इसके अंदर अगर हम एक्सेस करना चाहें इंट नम को, तो वो हम इस फंक्शन के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि इस नम का स्कोप मेन तक है, इस मेन तक। इसके बाद इस वेरिएबल का स्कोप खत्म हो जाता है, ठीक है, लोकल स्कोप इसे कहते हैं। और इस ए का स्कोप भी लोकल है, वो इस फंक्शन तक ही महदूद है, इसके बाहर इसका स्कोप नहीं है। ये आपने बचपन की चीजें नहीं आपने पढ़ी हुई, ठीक है। फंक्शन ये मैंने कमेंट किया है इसके अंदर, तो ये ना हो बाद में कि सर ये पता नहीं आपने क्या लिखा था डबल लाइनें लगा के, और ये कमेंट होता है, ये याद रखना मेहरबानी है। देन हमने अगर इस तरह का जिसकी रिटर्न टाइप किसी फंक्शन की वाइड हो और अगर हमने उसे कॉल करना हो, तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, हम जस्ट क्या करते हैं, उस फंक्शन का नेम लिखते हैं। देन अगर उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स हैं, अब मैं इधर नम के अंदर कोई वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, नम के अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ जी 3, और फिर मैं कर रहा हूँ फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग के दौरान अब आपको पता है इसके अंदर एक पैरामीटर है, तो इट मीन्स मुझे जब भी ये फंक्शन कॉल करूंगा एक पैरामीटर यहाँ से पास करना पड़ेगा, मेरे पास और कुछ चारा नहीं है, ठीक है। तो मैं नम एज ए पैरामीटर पास कर रहा हूँ यहाँ से। अब अगर किसी के माइंड में ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि ये जो वेरिएबल है इंट ए, और देन इधर से जो वेरिएबल हम पास कर रहे हैं ये सेम हो वेरिएबल के नेम, तो वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इनकी डेटा टाइप सेम होना मस्ट है, वेरिएबल का नेम सेम होना मस्ट नहीं है। नेम डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन डेटा टाइप सेम होगी। वो डेटा टाइप कैसे सेम होगी, अगर आप गौर से देखें, इस ए की डेटा टाइप इंटीजर है और इस नाम की भी डेटा टाइप इंटीजर है, तो इट मीन्स डेटा टाइप मस्ट बी सेम बट द नेम्स कैन बी डिफरेंट। ओके, सो प्लीज कीप इन माइंड कि आपकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए दोनों वेरिएबल्स की, नेम बेशक डिफरेंट हो जाए, कोई मसला नहीं। डन हो गया। अब अगर आप इस फंक्शन को कॉल करें तो यहाँ से देखा जाए जो यहाँ से वैल्यू पास हो रही है, नम का वेरिएबल पास हो रहा है, यहाँ पे आके उसकी वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं, और देन हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, फॉर कॉलिंग फंक्शन, ठीक है। तो मैंने लिखा जी \n, अच्छा जी, मैंने इधर स्पेस दी, इधर मैंने लिखा ये नम की वैल्यू देख रहा हूँ ना क्या है, एंड फंक्शन को कॉल करने से पहले मैंने नम की वैल्यू देखनी है कि उसके अंदर क्या स्टोर है, ये रन टाइम पे देखनी है मैंने, और आफ्टर कॉलिंग के बाद भी मैंने इसकी वैल्यू देखनी है।
ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा एक प्रोग्राम है जिसमें मैंने क्या करना है, एक वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करना है विद हेल्प ऑफ ए फंक्शन। सिंपल सा एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि मैंने एक वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करना है विद हेल्प ऑफ फंक्शन। ठीक है, वैसे तो आप सिंपली अपडेट ऐसे करते थे, दोबारा से उसकी इनपुट लेने अपडेट हो जाती थी, लेकिन फंक्शन के अंदर अगर हमने अपडेट करना है, फंक्शन कॉल करके करना है, तो आप तब हम कैसे करेंगे? ठीक है, अब यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल किया, आपके ख्याल में अपडेट तो हो जानी चाहिए ना, मेरे ख्याल में भी। ये देखें, फंक्शन कॉल हो रहा है, नम हम पास करें, नम की प्रीवियस वैल्यू 3 थी, तो नम 3 यहाँ पे आ गया ए के अंदर। अब ए की न्यू वैल्यू क्या होगी? 10। तो इसका मतलब है अब अपडेटेड वैल्यू 10 हो जानी चाहिए नम की। अब हम देखते हैं क्या ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। Before calling the function, the value of num is 3. After calling the function, the value of num is 3. तो इट मीन्स ये वैल्यू अपडेट नहीं हो रही, वैल्यू उसी तरह रह रही है। दोबारा रन कर रहा हूँ मैं इसको, जरा स्टेटमेंट को आप गौर से देखें तो नम की वैल्यू जो है वो अपडेट नहीं हो रही, वो 3 रह रही है। तो आपके ख्याल में ऐसा क्या मैं करूं जिससे वैल्यू अपडेट भी हो जाए? किसी के माइंड में कुछ आ रहा है? अभी तक जितना पढ़ा है उससे भी ये काम हो जाएगा, लेकिन कोई मुझे बता सकता है कैसे होगा? पता नहीं सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। चलिए मैं ही बता देता हूँ। ये देखिए, जितना करवा रहा हूँ ये पार्ट ऑफ द पेपर है, एग्जाम है। ठीक है, पार्ट ऑफ एग्जाम है, तो ये आपने फिर अब मेक श्योर करना है कि आपको ये चीजें आ जाए। क्लास में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे तो कोई मसला नहीं, मुझे इतना मसला आपको ही ज्यादा होना है। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होता है, उसको कहते हैं पास बाय रेफरेंस। हमको ऐसा काम करेंगे जिससे ये जो नम की वैल्यू है ना, ये अपडेट हो जाए। फंक्शन के अंदर हम वैल्यू अपडेट करें, लेकिन ओरिजिनली वो नम की वैल्यू अपडेट हो, वो कैसे होगी? तो इसके लिए फंक्शंस के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है, उसको कहते हैं पास बाय रेफरेंस। रेफरेंस आपको समझ भी आ गई कि हमको रेफरेंस पास करेंगे उसको, देन वो वैल्यू अपडेट हो जाएगी। रेफरेंस कैसे करेंगे? सिंपल है कि यहाँ पे कीवर्ड लगाते होते हैं जी, एंड का रेफरेंस ऑपरेटर इसे कहते हैं। एंड का जो है ये ऑपरेटर है या कैरेक्टर है, इसको कहते हैं रेफरेंस ऑपरेटर। आपने यहाँ पे फंक्शन के पैरामीटर्स के अंदर रेफरेंस ऑपरेटर देना है, देन वो क्या होगा? अब इस ए के पास इस नम का रेफरेंस है, आप यूं समझ लें, इस ए के पास इस नम का एड्रेस है, तो इस ए के अंदर जो भी चेंजेस करेंगे वो इसके अंदर कर देगा खुद ही। ठीक है, इस ए के पास किसका रेफरेंस है? इस नम का, क्योंकि नम हम कॉल करके ना कॉलिंग नम वेरिएबल भेज रहे हैं। इस ए के पास इस नम वेरिएबल का रेफरेंस मौजूद है, एड्रेस मौजूद है। तो इट मीन्स अगर ए के अंदर हम कोई भी वैल्यू अपडेट करेंगे तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा? नम के अंदर आएगा। हम इसको चेक कर लेते हैं क्या वाकई आएगा या हम गप्पे शप्पे लगा रहे हैं। सो अगर आप गौर से देखें इस आउटपुट स्क्रीन को, ओके, सबसे पहले आपने फंक्शन बनाया रेफर, देन उसको रेफरेंस आपने कहा कोई भी जो वेरिएबल वहां से भेजेंगे हम उसका रेफरेंस आ जाएगा इसके पास। देन उसके अंदर हमने वैल्यू अपडेट कर दी, लेकिन कुछ भी हमने रिटर्न नहीं किया। एक तो होता है मैं रिटर्न करके वहां पे वैल्यू सेव करवा लेता 10, लेकिन इस केस में मैंने कुछ भी रिटर्न नहीं किया, मैंने ऐसे ही ऐसा काम किया कि जिससे इसी फंक्शन की मदद से काम हो जाए, रिटर्न ना कुछ करना पड़े। इसकी रिटर्न टाइम मैंने वाइड रखी हुई इसीलिए। तो फिर मैंने मेन के अंदर एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, मेन के अंदर एक वेरिएबल बना, तो उसके अंदर क्या हुआ? वेरिएबल नेम के नम के नेम से है, देन उसके अंदर मैंने एक वैल्यू स्टोर करवाई। उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करवाई 3। तो 3 क्या हुआ? 3 आगे नम के पास। अब नम का कोई एड्रेस था बैकएंड पे मेमोरी के ऊपर, इसी नम को मैंने पास किया इस फंक्शन को।
इस फंक्शन में इसका मतलब है इस नम का एड्रेस अब आ गया ए के पास, तो ए के अंदर जो वैल्यू अपडेट होगी वो आप देख सकते हैं, वो आगे ओरिजिनल नम के अंदर ओरिजिनल वैल्यू अपडेट हो गया, वो है 10। पहले नम की वैल्यू 3 थी बिफोर कॉलिंग फंक्शन, आफ्टर कॉलिंग नम की वैल्यू क्या होगी अपडेट, वो है 10। ये देख लें, ये आपको बिल्कुल शो हो रही हो। हाँ जी, यहाँ तक हो गया क्लियर? यस सर। ये है एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी जी एक्सक्यूज। पूछा, किसने पूछा? किसका सवाल था? किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछे। ये मैं कोड दोबारा शो कर रहा हूँ। ये समझ आई है रेफरेंस का? मैं एक दफा फिर से बता देता हूँ, अगर सवाल है तो पूछ लें पहले। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज यार, पूछो भी। पूछ लो। ये गलत बात है। चलो मैं एक दफा दोबारा से गो थ्रू कर देता हूँ इसको। ओके, सबसे पहले मैंने एक फंक्शन बनाया, उसकी रिटर्न टाइप वाइड रखी, उसका नेम मैंने रखा रेफर। ठीक है, तो उसके अंदर एक वेरिएबल मैंने डिफाइन किया एज ए पैरामीटर, वो था ए। अब ए को मैंने एक एड्रेस ए को मैंने रेफरेंस ऑपरेटर की मदद से डिक्लेयर किया। ये रेफरेंस ऑपरेटर क्या करेगा, जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, जिस वेरिएबल से ये कॉल होगा ना, जैसे नम से कॉल हो रहा है, तो उस नम का इसके पास एड्रेस आ जाएगा, रेफरेंस आ जाएगा, और उस रेफरेंस पे जो वैल्यू आप चेंज करेंगे वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू को चेंज कर देगा। ठीक हो गया? ठीक हो गया सर जी। ठीक हो गया। तो अब इसको अगर कॉल करें, मैंने इसको रन भी किया, मैं दोबारा रन करता हूँ। आप एक दफा फिर इसे देखें, और इसमें से कोई क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो फिर हम आगे मूव कर जाएंगे। कोई सवाल है तो पूछें। नो सर, क्लियर है। नो सर जी। ये किसके मैसेज आ रहे हैं यार? शाहरुख। रोना डाला हुआ है। यहाँ तक क्लियर है सबका? यस सर। मुझे नहीं पता अटेंडेंस होगी कि नहीं, 1 मिनट। हाँ जी, शाहरुख के लग गया प्रेजेंट। जी मेरा भी प्रेजेंट लगा है इसमें। कौन हो? मोहम्मद सुदेश। कहाँ से आए हो? जी ये तो प्रेजेंट था सर, लेकिन बाहर चले गए थे। बाहर चले गए थे। बच्चू जी, जब ये पेपर आएगा मैं पूछूंगा तुमसे। जाओ भाई, ये लो लगा दी। लगा दी मैंने प्रेजेंट। और बताओ। सर दाऊदा से मिल गए। नहीं समझ आई। अब हम आगे देखते हैं जरा इसको। इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। थैंक यू जी।
सर अटेंडेंस हो गई सर मेरी? हाँ जी हो गया। ओके जी, तो अभी हम यहाँ पे थे, इसका मतलब पास बाय रेफरेंस भी हमने देखे। अब हमने जैसे आपको मैंने जैसे ये जो वेरिएबल्स है ना, अगर ये हम रेफरेंस ऑपरेटर ना यूज करें तो बाय डिफॉल्ट जो है कोई भी वेरिएबल पास बाय रेफरेंस पास नहीं होता। ठीक है, आपने देखा होगा अगर ये वेरिएबल ना यूज करें हम और रेफरेंस ऑपरेटर को ना यूज करें तो जब फिर हम बेशक फंक्शन कॉलिंग करते रहे वो उसके एड्रेस से वैल्यू चेंज नहीं करेगा। आप दोबारा देख सकते हैं, ये देखें डिफॉल्ट वैल्यू भी 3 थी प्रीवियस वैल्यू और अपडेटेड वैल्यू भी 3 है। तो इट मींस अगर रेफरेंस ऑपरेटर को यूज ना करें तो आप वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ दिस। So if you want to change the value on that address, then you should use reference operator. Okay. So ये तो है सिंपल वेरिएबल की बात है। अब जो एरे है, एरे के केस के अंदर क्या होता है, अगर हम एरे को फंक्शन के अंदर पास करें वो भी हो जाती है पास। ठीक है, एरे को हम फंक्शन में पास कर सकते हैं, देन उसके अंदर कोई भी काम करना हो हम कर सकते हैं। जब एरे को फंक्शन के अंदर पास करेंगे वो बाय डिफॉल्ट ही पास बाय रेफरेंस होगी, उसके लिए रेफरेंस ऑपरेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, एरे बाय डिफॉल्ट ही पास बाय रेफरेंस होगी। डन? यस सर। ठीक है, ये चीजें कुछ याद रखने वाली हैं जो आपने याद रखनी है। ये क्लास में भी सेम होगी, जो मैं बोल रहा हूँ ये एक ही चीजें। अगर क्लास में इसको आपने देखा है तो आपको याद होगा, एरे बाय डिफॉल्ट ही पास बाय रेफरेंस होती है, तो उसके लिए हमें ये ऑपरेटर की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम एक एरे क्रिएट करते हैं छोटी सी 3 साइज की, इंट लिखते हैं जी नंबर, नंबर की एक एरे है उसका साइज क्या है 5 कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमने एक ऐसा फंक्शन ड्राइव करना है जिसकी मदद से हम एरे में इनपुट लें। ठीक है, एरे के अंदर इनपुट लेना भी आपको पता है एक टास्क होता है, वो आप फॉर लूप से ले रहे होते हैं। तो फॉर लूप से ही आपने इनपुट लेनी है, जब भी इनपुट लेनी पड़े आपने फॉर लूप से लेनी है। 10 की एरे हो, 25 की हो, 50 की हो, जितने की भी हो, आपने इनपुट हमेशा फॉर लूप से लेनी है। ठीक है, ओके। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसके अंदर इनपुट लेनी है। तो इनपुट के लिए आपको एक फंक्शन चाहिए जो इनपुट का काम करे एरे के अंदर। इनपुट इन एरे, ये मैंने फंक्शन का नेम रखा है इनपुट इन एरे। अभी पैरामीटर्स नहीं बता रहा, अभी मैं एम्प्टी बना रहा, अभी जस्ट फंक्शन को मैंने बताया कि वो क्या करेगा, एरे के अंदर इनपुट लेगा। ठीक हो गया, जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे वो एरे के अंदर इनपुट लेना स्टार्ट कर देगा। वो अब कैसे करेगा आपको पता है, इनपुट के लिए फॉर लूप लगाते हैं, देन उसके आगे फर्दर स्टेटमेंट लिखते हैं। तो वो हम अभी कंप्लीट करते हैं उसको। अच्छा, तो आपने एक बनाई जी एरे 5 साइज की नंबर के नेम से। तो इसमें इनपुट लेने के लिए आपको क्या, मैंने कहा एक फंक्शन आप क्रिएट करें जो इनपुट ले। तो जब आप फंक्शन क्रिएट किया तो इट मीन्स यहाँ से आपको ये एरे पास भी करनी पड़ेगी, तभी वो फंक्शन के अंदर जाएगी। और साथ ही इसका साइज भी बताना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फंक्शन के अंदर लूप होगा ना, इसको हम ऐसे रेंडमली तो नहीं चला सकते, पता चले एरे 5 ही और लूप 10 दफा चल रहा हो, वो तो एक मसला है। तो इसका मतलब है जब भी हम फंक्शन के अंदर ऐसा कोई काम करेंगे तो हमें उसका एरे का साइज भी साथ बताना पड़ेगा फंक्शन के अंदर, और एरे का नेम भी बताना पड़ेगा कि ये एरे का नेम है और ये उसका साइज है। ठीक है, तुम जो भी लूप चलाओ ना इनपुट के लिए, उसको इसमें तक चलाओ और ये उसका नेम है, इसके अंदर इनपुट ले लो। ये स्टेटमेंट कुछ क्लियर हुई? यस सर। देखो, जब भी आप पोस्टमैन जाता है लेटर देने तो उसको आप प्रॉपर एड्रेस बताते हो ना, एड्रेस पूरा बताते हो कि ये फलानी जगह पे और फलाना एड्रेस और फलाना घर है, तुमने वहां जाके लेटर देना। ऐसे तो नहीं कहते उसे ये इसका घर पिंडी में, जाओ ढूंढ लो, ऐसे नहीं कहते। आप उसको प्रॉपर लोकेशन और फुल एड्रेस बताते हो उसको। ठीक है, और कितना टाइम लगेगा, अगर जो है ऐसे कोई एप्लीकेशन है तो वो टाइम भी बता देते इतना टाइम लगेगा। तो एरे के केस में क्या करना है, आपने उसको एरे का तो बताना है कि इसमें इनपुट लेनी है, साथ में आपने बताना है कि कितनी दफा लेनी है इनपुट। अगर 5 की एरे है तो 5 दफा इनपुट लेंगे आप, 10 की एरे है तो
10 दफ़ा लेंगे, 20 की है तो 20 टाइम्स लेंगे। तो इट मीन्स आपको इसका साइज बताना पड़ेगा इन जनरल, ऐसा ही है। यस सर। ओके, तो जी अब सर। इसका साइज क्या है, इसका साइज क्या है? 5. 5. साइज इक्वल टू 5, ये आपने खुद से वैल्यू स्टोर करवा देनी है, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, एक उस फंक्शन को कॉल करना है, उसकी रिटर्न टाइप क्या है, वाइड है, तो इट मींस आपने सिंपल उसका नेम लिखना है फंक्शन का और वो कॉल हो जाएगा, इनपुट एरे। अब मैंने क्या था, एरे बाय डिफॉल्ट पास बाय रेफरेंस होती है। तो एरे को जब भी आप फंक्शन में पास करेंगे, सिंपल एरे का नेम लिखेंगे, बस ये नहीं लिखेंगे आगे, ये नहीं डालनी, ये जरूरत नहीं है, सिंपल एरे का नेम लिखेंगे आप, और कोमा करके आपने साइज बता देना है उसका, जो भी साइज है। ये दो चीजें पास कर रहा हूँ मैं उस फंक्शन के अंदर, लेकिन फंक्शन अभी हमारा कंप्लीट नहीं है। इस एरे को रिसीव करने के लिए भी हमारे पास एक एरे का कोई वेरिएबल होना चाहिए, इस साइज को रिसीव करने के लिए भी कोई इधर वेरिएबल होना चाहिए। अब मुझे बताओ इन दोनों की डेटा टाइप क्या है? सर इंटीजर है। किसकी? इंट है सर, दोनों इंटीजर इंटीजर। सर। दोनों की इंटीजर है, तो इट मींस Yes, के sir. अंदर जो भी वेरिएबल बनेंगे उनकी डेटा टाइप क्या होगी? इंटीजर। इंटीजर। ये आपने हमेशा याद रखना है, ये ना पेपर में कुछ चवली मारो ऐसी, इधर से इंटीजर पास करे उधर से स्ट्रिंग बनाई हो, ऐसी नहीं मारनी, ये कॉमन सेंस ये यूज करना है। डेटा टाइप सेम होनी चाहिए, नेम जो मर्जी रख लो, नेम आप इधर पी रख लो उधर एम रख लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन डेटा टाइप सेम होनी चाहिए दोनों। ये म्यूट करो यार, आगे मेरी बातें जा रही होती तो काइंडली म्यूट रखा करें, मैं जब पूछूं तो जरूर बोला करें, अगर कोई क्वेश्चन है तो इससे रिलेटेड वो साथ साथ बेशक पूछने आप, ठीक है। इसका मतलब है मैंने यहाँ पे दो कोई वेरिएबल बनाने हैं, दो पैरामीटर्स देने हैं, क्योंकि यहाँ से मैं दो पैरामीटर्स पास करूंगा, तो उनको एक्सेप्ट करने के लिए भी, रिसीव करने के लिए यहाँ पे दो पैरामीटर्स होने चाहिए, एक एरे होनी चाहिए और एक सिंपल वेरिएबल होना चाहिए, और दोनों की डेटा टाइप इंटीजर होनी चाहिए। एरे आप कैसे बनाते हैं आपको पता है ना, इंट एरे, इसका नेम क्या रखूं मैं, इस एरे का क्या नेम रखूं, ARR रख लेते हैं, और इधर साथ आपने ब्रेसेस लगा दिए हैं एंड दैट्स ऑल, क्योंकि यहाँ पे साइज आपने नहीं बताना, आपने सिंपल ब्रेसेस, एम्प्टी ब्रेसेस लगानी है आपने, ठीक है। ये फंक्शन कॉलिंग का तरीका है, आपने ऐसे ही लगाना है। और देन दूसरा वेरिएबल हमारे पास एक इंटीजर होना चाहिए, वो भी मैं बना लेता हूँ, उसका नेम रख दो मैं एस, आप कोई भी नेम रख सकते हैं जैसे मैंने अभी कहा था आपसे, और बाकी लूप उसी तरह, इंडेक्स इंट इंडेक्स इज इक्वल्स टू 0। अब ये कहाँ तक चलेगा मुझे बताओ, इंडेक्स कहाँ तक चलेगा, इसकी एंडिंग रेंज क्या होगी, एंडिंग लिमिट? S. 4 तक से चलेगा। एस होगा ना, साइज तक होगा, यहाँ पे वो साइज था लेकिन यहाँ पे आके वो एस हो गया, ठीक है। तो अब आप Yes, एस sir. लिखेंगे, आप यहाँ पे भी साइज लिख लें, चले कंफ्यूज नहीं होंगे आपसे, इसको भी साइज कर लें, इसको भी साइज कर लें, ताकि आपको पता चले साइज तक चलाना है, ठीक हो गया। जी सर। इंडेक्स इज लेस देन साइज और इंडेक्स प्लस प्लस, ठीक हो गया यहाँ तक? Yes, sir. ओके, यहाँ तक सही हो गया। अब इनपुट लेने के लिए क्या करते हैं, फॉर लूप के अंदर क्या लिखते हैं, तो आई और सीन पहले सर। मैसेज डिस्प्ले करवा दिया करो ताकि पता चले कि वो कुछ करने लगा है। सी इंटर आउट द करेंगे नंबर, पहले। इंटर अ नंबर, ENDL एंडल, और देन सीन करेंगे किसके अंदर, एरे का नेम क्या है आप बताएं जरा, एरे का नेम क्या है यहाँ पे? ARR. ARR। अब यहाँ पे नंबर नहीं है, ARR है, ये ना यहाँ पे लिख रहे हैं एरे सीन नंबर, इस नंबर का स्कोप यहाँ तक था मेन तक, और इस ARR का स्कोप था इस फंक्शन तक, ठीक है। अब मैंने कहा था एरे बाय डिफॉल्ट पास बाय रेफरेंस होती है,
तो इट मीन्स आप यहाँ पे जो भी इनपुट लेंगे वो इसके अंदर आ जाएगी खुद से, ठीक है। जी सर। जी सर। ये आपने याद रखना है। अभी हम चेक करते हैं, क्या पता मैं गलत कह रहा हूँ, वो भी पता चल जाएगा, कोई मसला नहीं जी सर आप है। सही हैं सर। इंडेक्स लिखा हमने और इसको कर दिया कंप्लीट। ये हमारा हो गया जो है फंक्शन भी कंप्लीट है, उसके पैरामीटर्स भी कंप्लीट है। अगर ये देखो मैं ये पैरामीटर मिस कर दूं ना और मैं कहूँ बस कंप्लीट है, ऐसे आप लोग करेंगे आगे मुझे पता है, तो इसलिए मैं ऐसा करके रन करके देखता हूँ कि होता क्या है। अभी वो बताऊंगा एरर क्या आएगा, ठीक है। अब मैंने इसको रन किया तो इसने देखो ये क्या किया है, कहता है भाई रोला हो गया। अब ये एरर जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ने पड़ते हैं तब आपको पता चलता है कि आपने क्या करना फिल्म चला दी थी जिसकी वजह से वो स्क्रैच आ गए उसके अंदर। इससे कहता है जी इन फंक्शन void input array size was not declared in this scope. This scope means the function scope. ये साइज डिक्लेयर ही नहीं है, तो इट मीन्स हमें साइज का वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसकी वैल्यू नीचे से आएगी मेन से, फिर ये एरर नहीं देगा। अच्छा जी, अब क्या कह रहा है जी, इनपुट एरे वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। अब क्यों कह रहा है, हाँ जी हाँ जी, अब बताएं जी क्या एरर है, कोई बताएगा। इनपुट इधर इधर डिक्लेयर नहीं किया हुआ सर इनपुट एरर। नहीं मसला कहाँ पे है, मैं कहाँ पे चेंजिंग करूँ मसला ठीक हो जाएगा। तो ये नीचे वाला स्कोप है सर। ये वाला, इसको क्या करूँ। डिक्लेयर कर दें सर कि इनपुट एरर में क्या स्टोर होगा। नहीं मैंने फंक्शन का नेम गलत लिखा हुआ है, अगर आप गौर से देखें फंक्शन का नेम था इनपुट इन एरे और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ इनपुट एरे, मैं तो इस फंक्शन को कॉल ही नहीं कर रहा। ओह ठीक है। ठीक है, मैं तो इस फंक्शन को कॉल ही नहीं कर रहा, जब मैं इसको कॉल नहीं कर रहा वो तो बेचारा तपेगा ना, उसको फिर आगे पता है जब तपता है तो क्या होता है। तो मैं अब इस फंक्शन को कॉल करना चाहिए मुझे। अब देखिए अब बिल्कुल, अगर इसमें मसला होना चुप करके इधर से नेम कॉपी करो, इधर लिखो एज इट इज और देन उसके अंदर पैरामीटर्स जो आपको पता है वो कैसे देने हैं। अब मैं दोबारा कॉल करता हूँ इसे, यह चल गया। अब इसके अंदर इनपुट बड़ी देते खुशी हैं होगी इधर चलता है। और अब भी नहीं खुशी हुई ना, 4 5 6 7 8 ओके इनपुट तो हो गई। जी सर। अब आउटपुट के लिए भी एक फंक्शन बनाना है, या वो चलो मेन में कर लेते हैं। फंक्शन आप खुद से बना लेना, आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ तक तो इनपुट हमने फंक्शन से करवा ली। अब मेरा ये क्लेम है ये जो इनपुट नंबर जो हुए ना यहाँ पे इनपुट हुई है वो नंबर इसके अंदर खुद से आ जाएंगे नंबर के अंदर, और जो भी वैल्यूज इंसर्ट किए वो इस नंबर की अरे के अंदर आ जाएंगे, मेरा ये क्लेम है। तो अब हम इसको भी चेक करते हैं क्या ये वाकई आया या कहानी थी। डिस्प्ले एरे एलिमेंट, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, आपको पता है डिस्प्ले करने के लिए क्या करते हैं, उसी तरह फॉर लूप लिखना पड़ता है। इंट इंडेक्स इज इक्वल्स टू 0, इंडेक्स लेस देन कितना होगा, लेस देन साइज। आपने साइज वेरिएबल को यूज करना है आप, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इंडेक्स प्लस प्लस हुआ, देन उसके बाद आपने, आपको पता है सी आउट करने के लिए क्या करते हैं, सी आउट। आप ये यहाँ पे बताओ, मैं लिखूंगा ARR लिखूंगा, क्या लिखूंगा यहाँ पे, ARR लिखूंगा या क्या लिखूंगा। हेलो सर ARR इंडेक्स। ठीक है, आप क्योंकि आपने इनपुट ली ARR एरे के अंदर, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ARR, तो देखते हैं क्या होता है। ARR के अंदर आप कह रहे हैं जी इंडेक्स लिखना है, और मुझे पता है आप ये गलती करेंगे,
इसलिए मैं खुद भी ये गलती कर रहा हूँ ताकि पता चल जाए। अब हम इसको रन करते हैं और ले, ये तो फिर रोला डाल दिया इसने। अब क्या कह रहा है, ARR was not declared in this scope। क्या मतलब है जी इसका, इसके कहने का क्या मतलब है? ये जो आपने अभी स्कोप बनाया इसमें डिक्लेयर नहीं है यार। इसमें डिक्लेयर नहीं है। सर इनपुट इन एरे लेंगे सर, इनपुट इन एरे नाम इसका जोन सा एरे का होगा, एरे या का इन नेम क्या नंबर, है? इन नंबर लेंगे सर, नंबर। नंबर एरे का नेम क्या है? मेन फंक्शन के अंदर जो एरे मैंने क्रिएट की हुई है उसका नेम क्या है, बताएगा? सर नंबर है ना उसका नेम। नंबर, उसका नेम है नंबर। तो इसका मतलब है मैंने ये कहा था जब इस एरे को आप यहाँ से पास करेंगे इस पॉइंट पे आके, तो जो वैल्यूज वहां पे एंटर होंगी वो इसके अंदर अपडेट हो जाएंगी। ठीक है? यस सर, यस तो सर। इसका मतलब अब ARR को तो हम यूज नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते? उसका स्कोप भाईजान ये देखो, ARR यहाँ पे डिक्लेयर हुआ और यहाँ पे यूज हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया इसका स्कोप। जी सर। ARR में तो नहीं यूज होगा, तो ये मिस्टेक नहीं करनी किसी ने। अब यहाँ पे मेरे पास नंबर की एरे है तो मैं उसको यूज करूंगा। ये देखें, ये नंबर की एरे को हमने यूज किया और देन अब हम इसको दोबारा रन करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है यहाँ से फंक्शन कॉल होगा, इनपुट इन एरे, और ये वाला इंटर नंबर वाला मैसेज आया और मैंने इनपुट ली 3 4 5 6 7। ओके, 7 तक इनपुट आ गई और ये जो है लूप टर्मिनेट हुआ और फंक्शन एंड हो गया। उसके बाद क्या किया मैंने, एक लूप लगाया जिससे वो नंबर डिस्प्ले कर रहा है। अगर आप गौर से देखें मैंने एंड एल नहीं यूज किया यहाँ पे, तो उसने क्या किया 3 4 5 6 7 ये डिस्प्ले कर दिया मुझे। यस सर। किसी को समझ आई है इस चीज की? यस सर। यस सर। सर ये वैल्यू नंबर में कैसे आके सेव हो गई? हालांकि हमने तो वहां पे एक और एरे बनाई थी, वो नंबर में कैसे सेव हुई है कोई बताएगा? फंक्शन सर कॉल हुआ वहां से वो ऊपर वाला गया सर, नहीं आपस में नहीं इंटरलिंक किया। नहीं ना, ये आंसर नहीं है ना, गलत कुछ कह रहे हो, गलत कह रहे हो। देखो आपने भी देखा, ये देखो मैंने यहाँ पे एरे बनाई ARR की, तो इसके अंदर वैल्यू स्टोर की। मानते हैं इस बात को? यस यस सर। तीन इसके अंदर किया ना, लेकिन जी ये सर। सारी वैल्यूज नंबर के अंदर कैसे स्टोर हो गई, ये पूछ रहा हूँ। सर सर वही वो पास दूसरे बाय फंक्शन में रेफरेंस स्टोर वाली। किया ना सर, के वो तो नीचे खत्म हो गया था इनपुट ऊपर इन तक, एरे में। इनपुट वाला। एक कोई बंदा बोले ना, मुझे दोनों की समझ नहीं आई। सर फंक्शन जो कॉल किया। अच्छा चले, फंक्शन वैसे भी तो कॉल करते थे हम, तो उसमें तो अपडेट नहीं होती थी। सर इसमें देखते आपने हैं। बताया था ना कि एरे जोन से है ना, हाँ, वो बाय डिफॉल्ट जोन से है ना, वो बाय रेफरेंस होती है पास। पास रेफरेंस होती है, ये आंसर था इसका। बिल्कुल चला, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एरे बाय डिफॉल्ट पास बाय रेफरेंस होती है। तो इट मींस ये वाला जो वेरिएबल है एरे का, इसके पास रेफरेंस होगा किसका? इस वेरिएबल का, इस नंबर का। इसका कैसे होगा? क्योंकि हम जब कॉल कर रहे हैं तो ये वाला देखें पास कर रहे हैं, नंबर को हम पास करें, नंबर की एरे को हम पास करें यहाँ से, तो इट मीन्स जब ये यहाँ पे आएगा तो इस एरे के पास इस नंबर वाली एरे का रेफरेंस होगा, और इस एरे के अंदर हम जो भी वैल्यू चेंज करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, उसका इम्पैक्ट इस पर आएगा। जैसे वो पास बाय रेफरेंस के केस में नंबर के ऊपर आया था ना, सिंगल वेरिएबल के ऊपर, इसी तरह एरे के अंदर आ जाएगा। लेकिन एरे बाय डिफॉल्ट पास बाय रेफरेंस है, इसका बिहेवियर ही ऐसा है, तो इसलिए हम इसके साथ वो एंड वाला ऑपरेटर यूज नहीं करते। पास बाय रेफरेंस का क्या मतलब सर? पास बाय रेफरेंस ये मतलब होता है कि आपने हर वेरिएबल को मेमोरी में कोई एड्रेस असाइन होता है बैक एंड पे, ठीक है? हर वेरिएबल, जब भी कोई वेरिएबल बनता है उसको मेमोरी में से कोई एड्रेस मिलता है। उसका अगर मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूँ तो यूं समझ लें, इसका ये पेन है, इसका कलर शिलर नहीं होता, हाँ कलर भी है। ये देखें, ये सपोज इसका एड्रेस है जी A1, इसका है B1, B2, इसका है
ए एक्स एड्रेसेस ऐसे ही होते हैं ना, हेक्साडेसिमल नोटेशन में होते हैं। 1 लिख देते हैं ऐसे, इधर लिखते हैं 0 C एंड सो ऑन ना, 0 A, ये एड्रेसेस हैं। आप एज्यूम करें ये क्या है सब, यार ये म्यूट करो जो भी है, ये है एड्रेसेस, आप इनको एज्यूम करें। काइंडली म्यूट करे स्टूडेंट जिसका भी ऑन है माइक। ठीक है, ये है एड्रेसेस। ठीक है, एड्रेस मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। ये जो जितनी भी लोकेशंस है ना, A0 लोकेशन, 1 लोकेशन, 2 लोकेशन, 3, 4, इन सब के एड्रेसेस होते हैं मेमोरी के अंदर। ठीक है, मेमोरी के अंदर इनके एड्रेसेस होते हैं, ये हमें नजर नहीं आते, हमने इनको देखना भी नहीं है, हमें हमारा इनसे काम नहीं है। तो हम जब रेफरेंस देते हैं ना किसी वेरिएबल का, तो इट मीन्स हम उस वेरिएबल को ये बता रहे थे कि इस एड्रेस पे जाके ये कर दो। जैसे डाकिया उस एड्रेस पे जाके खत दे देता है, तो ये उस एड्रेस पे जाके वैल्यू अपडेट कर देता है। बहुत ये म्यूट करो, फिर मुझसे पूछ लेना अनम्यूट करके। ठीक है, ये क्या करता है, उस एड्रेस पे जाके वैल्यूज को अपडेट कर देता है। ये पास बाय रेफरेंस से मुराद भी यही है। आप इस लेक्चर को दोबारा सुनना तो उसमें बड़ी डिटेल में आ जाएगी बीच में चीज। पास बाय रेफरेंस से यही मुराद है कि वो क्या करता है, उस एड्रेस पे जाके, नंबर के एड्रेस पे जाके ये सारी वैल्यूज जो भी इनपुट लेंगे वो अपडेट कर देगा खुद से बाय डिफॉल्ट। इसका बिहेवियर ऐसा है। ठीक है, लेकिन अगर एरे ना हो और सिंपल वेरिएबल हो तो हमें क्या यूज करना पड़ता है, रेफरेंस ऑपरेटर, जो भी हमने देखा था वो हमने अभी एक एग्जांपल देखी थी इससे पहले, उसको जरा दोबारा से देखिएगा और उसकी मदद से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। सारे अपने पास लिख लें। 2 वेरिएबल आपने बनाने हैं, उनको स्वैप वाला काम किया हुआ ना आपने, सिंपल स्वैपिंग वाला काम किया हुआ है आपने। तो अब आपने फंक्शंस की मदद से स्वैपिंग करनी है और पास बाय रेफरेंस का कांसेप्ट यूज करना है। ओके सर। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे लिखने, इन्होंने आपने प्रैक्टिस करनी है। ओके सर। बाद में फंक्शन के अंदर यही चीजें होती हैं। लिखते हैं सर। अच्छा, मैं क्वेश्चन भेज दूंगा, मैं वॉइस मैसेज कर दूंगा व्हाट्सएप पे, लिखने वाला काम लंबा होता है। ठीक है, तो अब फंक्शन के अंदर आपको पता है, आप इनपुट ले लें, आप इसके अंदर आपने जो काम करना वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ इस फंक्शन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम फाइंड करें, तो आप सम कैसे फाइंड करेंगे? अगर 5 वेरिएबल है तो उनका सम कैसे कैलकुलेट करते थे आप? हाउ टू फाइंड sum of all the numbers of an array. Okay, now we are going to calculate the sum. जो भी आपने एरे के साथ मैनिपुलेशन करनी है वो आपको करनी पड़ेगी विद हेल्प ऑफ लूप, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। तो हम उसी तरह एक लूप डिफाइन करेंगे। इंट, मैं इंडेक्स अब आई नेम रख रहा हूँ, ठीक है, या इंडेक्स ही रखता हूँ, ये ना हो आप जो है ना बाद में नए को पंगा करके बैठे हो। इंडेक्स है जी, इंडेक्स क्या होगा, लेस देन साइज इंडेक्स प्लस प्लस आपको पता है सम एडिशन करने के लिए, सम करने के लिए आपके पास एक वेरिएबल भी होना जरूरी है सम का, या कोई भी वेरिएबल होना चाहिए जिसके अंदर आप नंबर को ऐड करते जाएंगे बार बार। आपको पता है नंबर्स ऐड करने के लिए हर लोकेशन से वो नंबर पिक करना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा, फिर अगली लोकेशन पे जाके 0 से नंबर उठाना है, उसको ऐड करना है, फिर लोकेशन 1 पे जाके वो नंबर पिक करना है, उसको ऐड करना है, फिर लोकेशन 2 पे जाके वो नंबर पिक करना है, उसको ऐड करना है। इसी तरह 3, 4 एंड 5
तो 5 अगर लोकेशन है तो पांचों पे जाके आपको नंबर को पिक करके उसको ऐड करना पड़ेगा। तो इट मीन्स आपने कोई ऐसा लॉजिक लगानी जिससे पांचों नंबर आप ऐड करते रहें बार बार। आपने एक चीज पढ़ी होगी, सम प्लस इक्वल्स टू 1, ये काम किया हुआ है पहले? इसका क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का? यस सर। सर वो ऐड कर रहा है इट मीन्स वो क्या कर रहा है, सम सम के इज अंदर। इक्वल टू सम प्लस 1। इसका मतलब ये यस होता सर। है ना, सम इज इक्वल टू सम प्लस 1, ये स्टेटमेंट का मतलब है। यस सर। सारे एग्री कर रहे हैं? जो एग्री नहीं कर रहा ना उसको, उसने एक दफा इसकी प्रैक्टिस करनी है, वो फिर एग्री कर जाएगा क्योंकि उसने शायद इस तरह का काम किया ना हो। तो मैं जो सिंपल स्टेटमेंट है वो यूज करूंगा, ये वाली। सम के अंदर ऐड करना है हमने, सम के साथ किसको ऐड करना है हमने, एरे की वैल्यूज को ऐड करना है, 1 नहीं ऐड करना। अब हमने एरे के अंदर जितनी वैल्यूज है उनको ऐड करना है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे आपके ख्याल से? एरे का नेम क्या है? नंबर। नंबर। एरे के एलिमेंट्स को ऐड करना है ना, तो फिर जी एरे सर। के इंडेक्सेस को हम यूज करेंगे उसके एलिमेंट्स को गेट करने के लिए। यस सर। एरे का था, एरे का फर्स्ट इंडेक्स कौन सा, सॉरी एरे का इंडेक्स कैसे गेट होंगे? विद हेल्प ऑफ इंडेक्स वेरिएबल। यस जीरो सर। लोकेशन होगी, फिर 1 लोकेशन, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर 4 एंड देन सो ऑन। तो पहली दफा सपोज करें एरे के अंदर वैल्यूज हैं, यहीं पे हम इसको ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन करना भी आना चाहिए। एरे के अंदर सपोज वैल्यूज हैं 2 3 4 5 6, ये 5 वैल्यूज है एरे के अंदर स्टोर है नंबर के अंदर। जीरो लोकेशन पे कौन सी वैल्यू है? 2, 1 पे 3, 2 पे 4, 3 पे 5 और 4 पे 6, ये वैल्यूज है डिफरेंस। तो अब जीरो लोकेशन पे कौन सी वैल्यू थी? 2। तो सम के अंदर पहले वैल्यू क्या है? 0, 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, 2 हो गया सम के अंदर स्टोर। सेकेंड इटरेशन में आई इंडेक्स की वैल्यू होगी 1। अब क्या होगा, 2 पहले वैल्यू थी सम की, 2 प्लस अगली वैल्यू इंडेक्स ऑफ 1, 1 पे क्या है 3, 2 प्लस 3 कितना हो जाता है? 5। 5। अब ये स्टोर हो जाएगा, देन इंडेक्स की वैल्यू फिर अपडेट हो जाएगी और अब आ जाएगा 3 और 2, 0 1 2 इंडेक्सेस है ना, इंडेक्सेस ऑफ इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 2। तो 2 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी है? 4। पहले 5 थी सम के अंदर, 5 प्लस 4 9 हो जाएगा। इसी तरह 9 प्लस 5 14 और 14 प्लस 6 20। So overall sum of this array is 20। अब हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं। 2 3 4 5 6। ओ हमने सम तो किया लेकिन हमने सम को डिस्प्ले नहीं किया। देखिए सम को डिस्प्ले नहीं किया हमने। सम ऑफ array is and so on। ओप्स, ये देखें एंगल ब्रैकेट स्टडी लगा दो, वो नहीं चलता। इसके साथ भी एंगल लगा रहा हूँ ताकि ये जो है ना अलग हो जाए नंबर। 2 3 4 5 6। अब देखें जी, सबसे पहले वो फंक्शन कॉल हुआ इनपुट एरे का, उससे हमने इनपुट ले ली 2 3 4 5 6, ठीक है। आफ्टर दैट हमने उन नंबर को डिस्प्ले किया, डिस्प्ले में आ गया 2 3 4 5 6। उसके बाद हमने क्या किया, सम फाइंड किया और सम को डिस्प्ले किया। देखिए सम आ गया 20। डिस्प्ले करने से पहले नंबर्स को मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, सी आउट इंटर्ड नंबर्स आर, ठीक है। अब हम इसको दोबारा चलाते हैं 2 3 4 5 6। अब कंफ्यूजन नहीं होगी। पहले हमने 5 नंबर एंटर किए, वो 5 नंबर कौन से थे उसने बताया जी 2 3 4 5 6। ये यहाँ से ये वाला जो लूप नहीं लगा हुआ सी आउट का, इससे पता चला। देन आफ्टर दैट हमने एक और लूप लगाया जिससे हमने सम फाइंड किया सारे एलिमेंट्स का।
इसी तरह आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, इसी तरह आप हर एलिमेंट को चेक कर सकते हैं वो इवन है ऑड है, इस तरह के सारे काम आप कर सकते हैं इसकी मदद से। ओके, तो देन आफ्टर आपने फाइंड किया सम और उसको डिस्प्ले करा दिया। सम आपको पता है सम के वेरिएबल के अंदर स्टोर था और फिर हमने उस वेरिएबल को डिस्प्ले करवा दिया ये यहाँ पे। तो ये था जी फंक्शन विद अरे और पास बाय रेफरेंस का भी कॉन्सेप्ट इसके अंदर ही आया है, आपने देखा है इसको। तो आपने अब इस तरह करना होगा। मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ और रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर रहा हूँ।